हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, इसकी इससे पहले मैं 8 क्लासें आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज अपन इसकी 9th क्लास के बारे में या इसके 9वें लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आपको इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस चैप्टर में अपन चल रही थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या इसको कहते हैं अपन अणुसंख्यक गुणधर्म। इसमें आपको बताऊंगा मैं किसे कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, प्रकृति और संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे गुणधर्म विलयन के ऐसे गुणधर्म ही क्या कहलाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर मैं कहूं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, इनकी सहायता से अपन एमबी ज्ञात करेंगे, विलय का आणविक द्रव्यमान बोलूं या फिर मैं बोलूं मोलर द्रव्यमान, अपन क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे या फिर ज्ञात करेंगे। क्लियर है ये बात सभी को? हाँ, अणुसंख्यक गुणधर्म, किसी भी विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, और अणुसंख्यक गुणधर्म किसी भी विलयन के विलय के आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? अब मैं बात करूंगा, अपन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में ओनियन कंप्लीट हो चुका है। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक में अवनमन, ये इसकी बात भी हो चुकी है। और अब चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन प्रासरण दाब, प्रासरण दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रेशर, प्रासरण दाब के बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रासरण दाब, देखो प्रासरण दाब पढ़ने से पहले अपने को कुछ टर्म यहां पर और भी अपन समझेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, और इन तीनों के न्यूमेरिकल भी मैं आपसे सॉल्व करवा चुका हूं, और इन तीनों से अपन क्या ज्ञात कर चुके? एमबी ज्ञात कर चुके। एमबी क्या है यहां पर? एमबी विलय का मोलर द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान है, जो अपन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर मैं कहूं ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात सभी को? अब देखो, अपन अब पढ़ेंगे कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में? ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर मैं कहूं प्रासरण दाब के बारे में। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सभी कंप्लीट हो चुकी है। प्रासरण दाब पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं 3-4 टर्म के बारे में और देखेंगे, जैसे विसरण, डिफ्यूजन। विसरण के बारे में पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे प्रासरण, ऑस्मोसिस, प्रासरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन देखेंगे प्रासरण दाब, इसको अपन क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको अपन पाई द्वारा दर्शाते हैं। यह अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये क्या है? प्रासरण दाब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन टर्म के बारे में अपन और देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको किसके बारे में? विसरण के बारे में। किसे कहते हैं विसरण? वह प्रक्रम जिसमें पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। क्या कहलाता है वह प्रक्रम? डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। किसे कहेंगे विसरण? वह प्रक्रम जिसमें पदार्थों का प्रवाह उच्च सांद्रता से
से निम्न सांद्रता की ओर होता है, निम्न सांद्रता की ओर होता है, क्या कहते हैं उसको? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं उसी को? अपन डिफ्यूजन बोले या फिर क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? वह प्रक्रम जिसमें पदार्थों का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, या फिर मैं कहूं वह प्रक्रम जिसमें अणुओं का प्रवाह या पदार्थों का प्रवाह, या क्या कह सकते हैं अपन? अणुओं का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, उसी प्रक्रम को अपन किस नाम से जानते हैं? उसी प्रक्रम को अपन विसरण के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? अब अपन बात करते हैं प्रासरण की। किसकी बात करते हैं? प्रासरण की। किससे कहते हैं प्रासरण? वह प्रक्रम जिसमें अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होता है। तो क्या टर्म आई यहां पर? SPM। क्या कहते हैं इसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या क्या है ये? सेमी मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। वह प्रक्रम जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक अणुओं का प्रवाह होता है। मैंने इतना ही बोला है, प्रवाह किसका होता है? विलायक अणुओं का। किधर से किधर? कम सांद्रता वाले विलयन से कौन सी दिशा में? उच्च सांद्रता वाले विलयन की दिशा में। देखो एक चीज तो मैं कह रहा हूं, कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की दिशा में, या फिर मैं कहूं शुद्ध विलयन से शुद्धता से अशुद्धता की ओर, शुद्धता से अशुद्धता की ओर केवल और केवल किसका प्रवाह होगा? विलायक अणुओं का प्रवाह। इसको समझना आप कैसे? जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये एक कोई पात्र है और इसमें अपन ने क्या घोल रखा है? इसमें कोई सॉल्वेंट है या क्या है? कोई विलायक है। कोई पात्र है, इसमें क्या है? ये विलायक। अब देखो इसमें एक बेलनाकार, इसको द्रोणी कह सकते हैं, या फिर एक यहां पर देखो, यहां पर क्या लगी हुई है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। इसको अपन कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं इसको? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब देखो इसमें यहां पर यह है शर्करा का विलयन, शर्करा का विलयन। देखो अब अपन इसी में पूरा प्रासरण की प्रोसीजर देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिसमें विलायक अणुओं का प्रवाह है। देखो इधर ये किसके अणु हैं? बाहर विलायक अणुओं का प्रवाह है। अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, उसी प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। ये शुद्ध और ये अशुद्ध, यानी विलायक अणु का शुद्धता से अशुद्धता की ओर प्रवाह होता है, उसी प्रक्रम को अपन किस नाम से जानते हैं? ओस्मोसिस या प्रासरण के नाम से जानते हैं। देखो इसको ऐसे भी बोलते हैं, विलायक अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह। विलायक अणुओं की सांद्रता यहां पर क्या है? अधिक, और यहां पर क्या है? विलयन है, तो इसमें विलेय प्लस विलायक दोनों है। यहां पर केवल विलायक है तो विलायक की सांद्रता यहां पर अधिक है और यहां पर विलायक की कम। तो विलायक अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, विलायक के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, या फिर मैं कहूं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह किसका? विलायक अणुओं का। यह मैंने विलयन के रिस्पेक्ट में बोला है। किसके रिस्पेक्ट में बोला है? विलयन के। शुद्धता से अशुद्धता की ओर विलायक अणुओं का प्रवाह किससे? SPM से। किससे? SPM से। इसी प्रक्रम को अपन किस नाम से जानते हैं?
ओस्मोसिस या प्रासरण के नाम से जानते हैं। ये बात सबके समझ में आनी चाहिए। क्लियर है ये बात सभी को? चलो ये दोनों डेफिनेशन आपको सबको समझनी है और अपने नोट्स की बुक में ऐसे ही इसको उतारना है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एसपीएम के बारे में बता देता हूं। एसपीएम इसको अपन कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली? यानी ये चयनात्मक पारगम्य, इससे केवल विलायक अणुओं का प्रवाह होता है। इससे क्या होता है? केवल विलायक अणुओं के लिए पारगम्य होती है। किसके लिए पारगम्य होती है? केवल विलायक अणुओं के लिए पारगम्य होती है, विलेय के लिए नहीं, विलेय अणुओं के लिए नहीं। केवल किसके लिए पारगम्य होती है? केवल विलायक अणुओं के लिए पारगम्य होती है, विलेय अणुओं के लिए नहीं। क्लियर है? ये किसकी बनी होती है? यह फिनोल की बनी हो सकती है। किसकी? फिनोल की, या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी हो सकती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी हो सकती है। तो इसको अपन किससे लिखते हैं? K4FeCN6। इसको कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड की ये बनी हो सकती है। क्लियर है ये बात सभी को? तो ये किसके बारे, ये मैंने आपको 3 टर्म के बारे में यहां पर डिस्कशन करा है। बताओ, डिफ्यूजन सभी बता सकते हो, वह प्रक्रम जिसमें इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह हो रहा है। प्रासरण में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, केवल विलायक अणुओं का प्रवाह है और विलायक अणुओं का प्रवाह है कहां से कहां? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, शुद्धता से अशुद्धता की ओर। विलायक के रेस्पेक्ट में मैं बोलूं, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं विलायक के रेस्पेक्ट में, विलायक की अधिक सांद्रता से, विलायक के अणुओं का गमन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो ये बातें आपको मैंने समझाई, ये विलायक, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में जो बात थी वो बता दी। अब अपन बात करेंगे किसकी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा होगा? प्रासरण दाब। अब अपन ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ओस्मोटिक प्रेशर, देखो ओस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां से, और उस डायग्राम की सहायता से अपन ओस्मोटिक प्रेशर को इजी वे में समझ सकते हैं। यहां पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, इसको अपन कहते हैं एसपीएम या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखना, अपन एक तरफ क्या डालते हैं? शुद्ध विलायक, और एक तरफ क्या डालते हैं? यह है शुद्ध विलायक, ए साइड क्या है? शुद्ध विलायक, और इधर ले लेते हैं अपन ये अपन ने क्या लिया? ये लिया अपन ने यहां पर विलयन, इसको लिखते हैं अपन बी से। अब देखना, यहां पर अपन प्रेशर डालते, ये जो प्रेशर है ये P1 और ये प्रेशर मान लेते हैं अपन P2।
ठीक है। अब देखो प्राशन किसे कहते हैं? विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाह होना क्या कहलाता है? प्राशन कहलाता है। ये प्राशन अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक अणुओं का प्रवाह होता है प्राशन की प्रक्रिया में। अब देखो प्राशन दाब किसे कहते हैं? विलयन पर या विलयन की तरफ से लगेगा, या कौन सी दिशा से? विलयन की ओर से। चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, प्राशन दाब किसे कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहेंगे? देखो यह साम्य अवस्था स्थापित करने में सहायक होता है। एक शब्द मैं पहले से लिख रहा हूं, किसमें सहायक होता है? साम्य अवस्था स्थापित करने में। कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको अभी। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगने वाला वह बाह्य दाब जो विलायक अणुओं का प्रवाह इससे रोक देता है, तो किसे कहेंगे? विलयन की ओर से एसपीएम पर लगने वाला वह बाह्य दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे, या फिर मैं क्या कहूं, जो एसपीएम से विलायक अणुओं का प्रवाह रोक दे। विलायक अणुओं का प्रवाह रोक देवे तथा साम्य अवस्था स्थापित करने में सहायक हो। साम्य अवस्था स्थापित करने में सहायक हो। क्या कहेंगे उसको? उसी दाब को क्या कहते हैं? प्रासरण दाब। प्रासरण दाब कहलाता है और इसे पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे पाई द्वारा दर्शाया जाता है। प्राशन दाब को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रिप्रेजेंट करा जाता है। प्राशन दाब को पाई के द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर मैं कहूं किसके द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है? प्राशन दाब को पाई द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। अब देखना इधर, देखो प्रासरण में क्या होता है? विलायक अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, या विलायक अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह होता है। अब मैं कह रहा हूं अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन की ओर से लगने वाला वह बाह्य दाब, इधर से दाब लगेगा तभी तो ये अणु इधर नहीं जा पाएंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली पर विलयन की तरफ से लगने वाला वह बाह्य दाब जो इन विलायक अणुओं का इस पारगम्य झिल्ली से प्रवाह क्या कर दे? रोक देता हो। उसी दाब को अपन कौन सा दाब कहेंगे? प्रासरण दाब कहेंगे। ये चीज क्लियर हुई क्या सभी को? तो देखो प्रासरण होगा किधर? ये प्रासरण ये हो रहा है, इधर अणु जा रहे हैं, इधर अणु जा रहे हैं, इधर अणु जा रहे हैं, इधर अणु जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? यहां पर ये क्या है? प्रासरण। क्लियर हुई? इसको क्या कहेंगे अपन? प्रासरण। लेकिन इधर से अपन जब दाब डालेंगे तो ये दाब कहां पर लगेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली पर, जिससे ये इन विलायक अणुओं का प्रवाह क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और उसी दाब को अपन क्या कहेंगे? प्रासरण दाब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रासरण दाब कहेंगे। ये बात क्लियर है क्या? ये क्या है प्रासरण दाब? इसे पाई द्वारा व्यक्त करा जाता है या दर्शाया जाता है। अब देखो एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको अपन कहते हैं व्युत्क्रम परासरण, या इसको कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस या व्युत्क्रम प्रासरण। देखो अगर यह बाह्य दाब इतना बढ़ जाए एक स्थिति में तो ये प्रासरण की क्रिया को रोक देगा, फिर अपन बढ़ाते बढ़ाते इसको इतना बढ़ा दिया कि अब ये स्थिति हो गई। अब विलयन से विलायक अणुओं का प्रवाह इधर होने लग गया, यानी ये प्रक्रिया क्या होने लग गई? ठीक प्रासरण के क्या होने लग गई? यह प्रक्रिया विपरीत होने लग गई। क्या?
ये प्राशन के क्या होने लग गई, विपरीत होने लग गई। तो प्राशन के विपरीत हो रही है तो इसको क्या कहेंगे अपन, व्युत्क्रम प्राशन। ध्यान देना एक बात, जैसे ये समुद्री जल है जो पीने योग्य नहीं होता, मैं बता रहा हूं यहां पर, और ये शुद्ध जल है। कोई अपने को इस समुद्री जल को शुद्ध जल में कन्वर्ट करना है, यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, यहां पर अपन दाब डालेंगे, तो ये दाब डालेंगे तो एक बार तो ये किस दाब के बराबर होगा, ये प्राशन दाब के बराबर होगा। फिर और अधिक दाब डालेंगे तो ये दाब बढ़ने पर ये प्राशन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो इन विलायक कणों का प्रवाह इस शुद्ध विलायक की ओर हो जाएगा, तो यहां पर शुद्ध जल प्राप्त होगा, और ये कौन सा हो गया, अशुद्ध। तो इस प्रकार से अपन शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं रिवर्स ओस्मोसिस द्वारा। जो घरों में आरओ काम में आते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस उसको आरओ कहते हैं, वो इस क्रियाविधि पर ही कार्य करते हैं। क्लियर है तीनों बातें, प्रासरण, प्राशन दाब और व्युत्क्रम प्राशन। प्राशन किसे कहते हैं, विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होना, किधर से किधर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। बता सकते हो प्राशन दाब, विलयन की ओर से अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगने वाला वह बाह्य दाब जो विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह क्या कर देता है, रोक देता है, प्राशन दाब। और व्युत्क्रम प्राशन या रिवर्स ओस्मोसिस, इसमें क्या होता है, ये प्राशन दाब का मान इतना बढ़ा देते हैं कि जो प्राशन की प्रक्रिया है वो विपरीत होने लग जाती है, अर्थात विलायक अणुओं का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होने लग जाता है। उस दाब को कौन सा दाब कहते हैं अपन, प्राशन दाब कहते हैं, और इसे पाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। बताओ ये तीनों चीजें यहां पर सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब चलो अपन आगे बात करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे प्राशन दाब के नियम। वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, प्राशन दाब ही है, न कि प्राशन, न कि विसरण। अब अपन पढ़ेंगे प्राशन दाब के नियम। देखो वान ठाप ने क्या किया, जो गैसों के नियम थे उन्हीं गैसों के नियमों को किस पर लागू किया, विलयनों पर लागू किया, और कुछ समीकरणें दी। उन समीकरणों को अपन क्या कहेंगे, प्राशन दाब के नियम। क्या कह रहा हूं, वान ठाप ने गैस समीकरण थी उनको विलयनों पर लागू करा और कुछ ला दिए, कुछ नियम जो निम्न प्रकार से हैं उनको अपन क्या कहते हैं, प्राशन दाब के नियम। सबसे पहला नियम है वान ठाप ताप दाब का नियम। वान ठाप ताप दाब नियम। सबसे पहले अपन वान ठाप ताप दाब के नियम के बारे में बात करेंगे। इसको अपन बॉयल का नियम भी कहते हैं, या वान ठाप बॉयल का नियम, ताप दाब का नियम, या क्या कहते हैं इसको, वान ठाप बॉयल का नियम। देखो वान ठाप बॉयल का नियम, ये नियम दूसरा है, ये नियम पहला है। चलो अपन पहले इसको पहले लिखा गया वान ठाप ताप दाब का नियम। पहले नियम कौन सा है, वान ठाप बॉयल का नियम। चलो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये नियम कौन कौन से थे, वान ठाप बॉयल का नियम था। देखो ये नियम था स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। यह नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर विलयन का प्राशन दाब, प्राशन दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे प्राशन दाब को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, पाई द्वारा, और सांद्रता क्या होती है, सी। जैसे मैं लिखूं प्राशन दाब पाई समानुपाती सी। अब आप जानते हो
C समानुपाती 1/v या C बराबर क्या होता है 1/v। तो इसको लिख सकते हैं पाई समानुपाती 1/v। v क्या है यहाँ पर, ये क्या है सांद्रता, और ये क्या है तन्यता। ये दोनों एक दूसरे के क्या रहती है व्युत्क्रमानुपाती रहती है। सांद्रता बढ़ाओगे तो तन्यता घटेगी, और तन्यता बढ़ाओगे तो सांद्रता क्या होगी घटेगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम अभी मैंने बताया था लिखा था, वो नियम है दूसरा। वो नियम क्या है, वांट हाफ ताप दाब का नियम। देखो ये नियम होगा स्थिर सांद्रता पर। किस पर होगा ये, स्थिर सांद्रता पर। ये नियम क्या कहता है, स्थिर सांद्रता, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन स्थिर तन्यता भी बोल सकते हैं। स्थिर तन्यता, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब किसके समानुपाती होता है, प्रासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती टी। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। यहां पर लिख देता हूं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या है पाई समानुपाती टी अपॉन वी। आप जानते हो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो हमेशा एक स्थिरांक आता है। एस क्या है, एक स्थिरांक है। अब देखो जैसे ये है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए यदि मैं n मोल के लिए लेऊं तो पाई बराबर NST अपॉन वी। ये किसके लिए हो गया, n मोल के लिए। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर पाई बराबर NRT अपॉन वी। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं S R क्या है, R गैस स्थिरांक है, जिसका गणितीय मान S स्थिरांक के क्या होता है के बराबर होता है। तो R की जगह क्या लिख दिया, S की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहां पर R लिखा है। क्लियर है ये बात सभी को, इसमें किसी को आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। देखो यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पाई बराबर n अपॉन वी गुणा आर टी। n अपॉन वी क्या होती है, n अपॉन वी क्या होती है, ये क्या होती है सांद्रता। इसको अपन c भी लिख सकते हैं। आप जानते हो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या ही विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता या कंसंट्रेशन मोलरता कहलाती है। इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता, या फिर क्या कहें सांद्रता कहें। पीछे पढ़ा चुका हूं ये मैं आपको। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई बराबर CRT। ये ध्यान रखना है आपकी काफी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से ही क्या होगी सॉल्व होगी। क्लियर है ये बात सभी को। अब देखना आगे मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूं। अपना फॉर्मूला क्या याद रखना है, पाई बराबर CRT। तो पाई बराबर C की जगह क्या लिख सकते हैं, याद रखना n अपॉन वी आर टी। n क्या है, विलय का भार बट्टे अणुभार। क्या n मोलों की संख्या है क्या, मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया n मोलों के लिए। ये समीकरण ये हो जाएगा ना। तो n क्या है यहां पर, मोलों की संख्या। तो ये मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बोल रहा हूं ना, दिख नहीं रहा है तो किसकी संख्या है, ये विलय के मोलों की संख्या। तो ये मान रख सकते हैं अपन
पाई बराबर क्या लिखूं, विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा RT अपॉन V। अब देखो क्या ज्ञात करना है अपने को, विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी MB ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है अपने को, विलेय का आणविक द्रव्यमान या MB ज्ञात करना है। ये पड़ा MB बराबर क्या हो जाएगा, WB अपॉन पाई गुणा RT अपॉन V। ये रहा अपने फॉर्मूला जिसकी सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस अपने को ये दो फॉर्मूले इसमें ध्यान रखने हैं। इन दो, C क्या है, सांद्रता, C क्या है, मोलरता, इकाई आयतन में उपस्थित प्रति लीटर विलीन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या यानी N अपॉन V। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, ये अपन यहां पर लिखेंगे ये समीकरण। इससे अपने को क्या ज्ञात करना है, MB ज्ञात करना है या विलेय का आणविक द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। यह है जो अंतिम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसकी सहायता से भी अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पहला नियम वांट हाफ बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर प्राशन दाब किसके समानुपाती, सांद्रता के समानुपाती। स्थिर ताप पर प्राशन दाब सांद्रता के समानुपाती या तनुता के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा नियम वांट हाफ ताप दाब का नियम, सांद्रता स्थिर प्राशन दाब किसके समानुपाती, ताप के समानुपाती। दोनों नियमों से ये प्राप्त हुआ, समानुपाती स्थिरांक क्या है, S, ये 1 मोल के लिए है और ये N मोलों के लिए हो गई। और यहां पर मैंने S की जगह क्या लिख दिया, R लिख दिया है, गैस स्थिरांक और S स्थिरांक के मान गणितीय रूप से क्या रहते हैं, आंकिक मान क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ये मान रखा। N अपॉन V क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा सांद्रता, और ये आगे इस प्रकार से सोल्व करके बताया। तो ये आपकी अंतिम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वो मैंने क्या करवा दी है, कंप्लीट करवा दी है। तो अब अपन इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आप इसको तुरंत उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है और घर पे इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब जैसे एक न्यूमेरिकल है एक, वो अपन सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल इसी से लगभग न्यूमेरिकल इसी से सोल्व होंगे, यही फॉर्मूला अपने काम में आता है। इससे आप वो आगे वाला फॉर्मूला भी आसानी से इजी वे में डेराइव्ड कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड पर m/10 या फिर 0.1 m यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R का मान दे रखा है 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो अपने को यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है पाई का मान। तो सब कुछ दिया हुआ पड़ा है, पाई बराबर CRT। C क्या है 0.1 मोल, R कितना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल। T कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 प्लस 27 बराबर 300 केल्विन। और R का मान है, C का मान है पाई बराबर, ये कर दो सोल्व इसको, पाई बराबर 0.1 गुणा 8.0821 गुणा 300। अब ये जो मान आएगा ये लगभग 2.71 वायुमंडलीय प्राशन दाब क्या होता है, दाब क्या होता है एटमॉस्फेयर। ये 2 कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे 2 लगभग 50 या 2.46 के लगभग वायुमंडल ये मान अपने को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्राशन दाब ज्ञात कर सकते हैं। सोल्व करोगे तो ये 2 बिंदु यहाँ से हटाओगे
तो ये दशमलव यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, और ये दशमलव इनको हटा करके आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ये हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा कर दो, ये हटाने के लिए नीचे किससे गुणा कर दो, 10 से। तो ये मान कितना हो जाएगा, चलो ये पढ़ा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 गुणा 8.21 गुणा 3/10। 8 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 3 24, या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 दूनी 6, 8 3 24। अब इसमें कितने का भाग दोगे, 10 का भाग दोगे, तो मान कितना आ गया, 2.46 वायुमंडल आ जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को, आप ये सब कर सकते हो। तो इसका भी मैंने आपको क्या करवा दिया है, न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिया है। क्लियर है ये बात। अब यहां पर अपन केवल 3 विलयनों के बारे में बात करेंगे। वैसे विलयन 2 ही होते हैं, लेकिन यहां पर नाम मैं कितने लिखूंगा, 3 लिखूंगा। 3 विलयन कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे एक लिख रहा हूं मैं, संपराश्री विलयन, एक है अतिपराश्री विलयन, एक है अल्पपराश्री विलयन। इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 विलयन है। समप्राश्री विलयन, वे विलयन, देखो ये विलयन देखेंगे तुलनात्मक रूप से इनका क्या करते हैं अपन, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं समप्राश्री विलयन। वे विलयन जिनके प्राशन दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं, समप्राश्री विलयन कहलाते हैं। यानी समप्राश्री विलयन या आइसोटोनिक जो विलयन होते हैं, इनके प्राशन दाब क्या होते हैं, दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात π1 बराबर क्या होता है इनके लिए, π2 होता है। अर्थात वे विलयन जिनके प्राशन दाब क्या होते हैं, समान। तो समप्राश्री विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी क्या होगी, इनकी मोलर सांद्रताएं भी क्या होती है, मोलर सांद्रताएं भी क्या होती है, समान होती है। यानी C1 बराबर क्या होती है, C2 होती है। इसको अपन क्या लिखेंगे, N1V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, N2V2। N क्या है यहाँ पर, विलय, ये मोलों की संख्या है, ये इसको लिख दें अपन W1/M1 गुणा क्या, ये क्या है V1 बराबर W2M2, ये क्या हो जाएगा नीचे V2 हो जाएगा। इनको इस प्रकार से भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समप्राश्री विलयन वे विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं समान हो, जिनके प्राशन दाब क्या हो, समान हो, मोलर सांद्रताएं क्या हो, समान हो, कौन से विलयन कहलाते हैं, समप्राश्री विलयन कहलाते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को। इसके बाद में बात करते हैं अतिप्राश्री विलयन। कौन से विलयन की, अतिप्राश्री, वह विलयन जिनमें एक विलयन की सांद्रता दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या होती है, अधिक होती है। जिस विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है वो उस दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या होता है, अतिप्राश्री। और जिसकी सांद्रता कम है वहीं पर वो क्या है, पहले विलयन के सापेक्ष अल्पप्राश्री। तो देखो ये अतिप्राश्री अल्पप्राश्री एक साथ ही समझाए जाते हैं। 2 विलयन हैं जिनकी मोलर सांद्रताएं क्या है, भिन्न भिन्न, तो उनके प्राशन दाब भी क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। तो एक का प्राशन दाब क्या है, ज्यादा, अर्थात उसकी मोलर सांद्रता क्या है, ज्यादा, तो वो क्या है, इसके सापेक्ष अतिप्राश्री। और ये जो विलयन है ये क्या होगा, इस विलयन के सापेक्ष अल्पप्राश्री हो जाएगा। तो वह अब अपन बात करेंगे भिन्न भिन्न प्राशन दाब वाले विलयन या भिन्न भिन्न मोलर सांद्रता वाले विलयन, उनमें जिसकी मोलर सांद्रता अथवा जिसका प्राशन दाब ज्यादा है दूसरे विलयन के सापेक्ष, वह विलयन क्या हो जाएगा, अतिप्राश्री या हाइपरटोनिक। और जिसका कम है उन दोनों में ही वो क्या है, अल्पप्राश्री या क्या होगा, वो हाइपोटोनिक। क्लियर है ये बात सभी को। इस प्रकार से आप सभी इन विलयनों के बारे में बता सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज की क्लास में ये चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके बारे में भी क्लियरली बता दिया है। जैसे अभी ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। जैसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जनरली अपन लिख देते हैं डेल्टा P/P0 A। दूसरी
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। पाई बराबर क्या था, सी आर टी। ये प्राशन दाब था। ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं ये कब लागू होती हैं, जब विलयन क्या हो, अत्यंत तनु हो, अत्यंत तनु हो। विलयन का क्या होना चाहिए, अत्यंत तनु होना चाहिए। कब लागू होगी, विलयन में विलय के कणों का संगुणन एवं वियोजन नहीं होने पर तब तो ये लागू हो जाते हैं। जब ये स्थिति हो तब तो इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, एम बी क्या है, ये विलय का आणविक द्रव्यमान, या फिर मैं क्या बोलूं, मोलर मास अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर विलयन तनु नहीं हो, या फिर मैं कहूं राउल के नियम की पालना करें, राउल के नियम की क्या करें, पालना, तनु विलयन नहीं करते हैं, या फिर ये विलयन में विलय के कणों का संयोजन या वियोजन, संगुणन वियोजन नहीं हो, तब तो इनकी सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, एम बी। यदि विलयन राउल के नियमों की पालना नहीं कर रहा है, तनु नहीं है, संगुणन अथवा वियोजन हो रहा है, तब अपन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से एम बी सही ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इनके बारे में अपन देखेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। तो इस प्रकार से मैंने ये चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको क्या करवा दी है, कंप्लीटली पूरी करवा दी है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। एक चीज मैं जो बता रहा था वो था, अपना यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री है, उसको सभी सब्सक्राइब कर लेना। आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो भी सबके सब सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मैं यहाँ से कंटेंट डालूं आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। नोट्स हो, पीडीएफ हो, क्वेश्चन आंसर हो, न्यूमेरिकल हो, और इंपॉर्टेंट 4-5 साल के जो क्वेश्चन वगैरह हो, तो आपको पता चल जाए। ओके, थैंक यू बच्चों।